हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए आई हूँ कक्षा 10 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है मैं लेखक कैसे बना। इसे लिखा है अमृतलाल नागर जी ने। शुरू करते हैं आज के पाठ को। अपने बचपन और नौजवानी के दिनों का मानसिक वातावरण देखकर यह तो कह सकता हूँ कि अमुक अमुक परिस्थितियों ने मुझे लेखक बना दिया, परंतु यह अब भी नहीं कह सकता कि मैं लेखक ही क्यों बना। मेरे बाबा जब कभी लाड में मुझे आशीर्वाद देते तो कहा करते थे कि मेरा अमृत जज बनेगा। कालांतर में उनकी यह इच्छा मेरी भी इच्छा बन गई। अपने बाबा के सपने के अनुसार ही मैं भी कहता कि विलायत जाऊंगा और जज बनूंगा। हमारे घर में सरस्वती और गृहलक्ष्मी नामक 2 मासिक पत्रिकाएं नियमित रूप से आती थी। बाद में कलकत्ते से प्रकाशित होने वाला पाक्षिक या साप्ताहिक हिंदू पंच भी आने लगा। उत्तर भारतेंदु काल के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग लेखक तथा संपादक पंडित शिवनाथ जी शर्मा मेरे घर के पास ही रहते थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र से मेरे पिता की घनिष्ठ मैत्री थी। उनके यहाँ से भी मेरे पिताजी पढ़ने के लिए अनेक पत्रिकाएं लाया करते थे। मैं पढ़ा करता था। हिंदी रंगमंच के उन्नायक राष्ट्रीय कवि पंडित माधव शुक्ला लखनऊ आने पर मेरे ही घर ठहरते थे। मुझे उनका बड़ा स्नेह प्राप्त हुआ। आचार्य श्याम सुंदर दास उन दिनों स्थानीय कालीचरण हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। उनका एक चित्र मेरे मन में आज तक स्पष्ट है। सुबह सुबह नीम की दातुन चबाते हुए मेरे घर पर आना। इलाहाबाद बैंक की कोठी जिसमें हम रहते थे के सामने ही कंपनी बाग था, जिसमें टहलकर दातून करते हुए वे हमारे यहाँ आते। वहीं हाथ मुँह धोते और फिर चांदी के वर्क में लिपटे हुए आंवले आते। दुग्धपान होता। तब तक आचार्य प्रवर का चपरासी अधीन उनकी कोठी से हुक्का लेकर हमारे यहाँ आ पहुँचता। 8 पौन घंटे तक हुक्का गुड़गुड़ाकर वे चले जाते। उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि पंडित व्रजनारायण चकबस्त के दर्शन भी मैंने अपने यहाँ ही 3-4 बार पाए। पंडित माधव शुक्ल की दबंग आवाज़ और उनका हाथ बढ़ा बढ़ाकर कविता सुनाने का वहाँ की ढंग आज भी मेरे मन में उनकी एक दिव्य झांकी प्रस्तुत कर देता है। जलियांवाला बाग कांड के बाद शुक्ल जी वहाँ की खून से रंगी हुई मिट्टी की एक पुड़िया में ले आए थे। उसे देखकर उन्होंने जाने क्या क्या बातें मुझे कही थीं। वे बातें तो अब तनिक भी याद नहीं, पर उनका प्रभाव अब तक मेरे मन में स्पष्ट रूप से अंकित है। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड की एक तिरंगी तस्वीर भी मुझे दी थी। बहुत दिनों तक वो चित्र मेरे पास रहा। एक बार कुछ अंग्रेज़ अफसर हमारे यहाँ दावत में आने वाले थे, तभी मेरे बाबा ने वह चित्र घर से हटवा दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे पिताजी आदि पूज्य माधव जी के निर्देशन में अभिनय कला सीखते थे। वह चित्र भी मेरे मन में स्पष्ट हो गया। हो सकता है कि बचपन में इन महापुरुषों के दर्शनों के पुण्य प्रताप से ही आगे चलकर मैं लेखक बन गया हूँ। वैसे कलम के क्षेत्र में मैंने आने का एक स्पष्ट कारण दे सकता हूँ। सन 28 में इतिहास प्रसिद्ध साइमन कमीशन दौरा हुआ। लखनऊ नगर में भी आया था। उसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद बल्लभ पंत आदि उस जुलूस के अगुआ थे। लड़काई उम्र के जोश में मैं भी उस जुलूस में शामिल हुआ था। जुलूस 1.5 मील लंबा था। उसकी अगली पंक्ति पर जब पुलिस की लाठियां बरसी तो भीड़ का रेला पीछे की ओर सरकने लगा। उधर पीछे से भीड़ का रेला आगे की ओर बढ़ रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 चक्की के पाटों में पिसकर मेरा दम घुटने लगा था। मेरे पैर जमीन से उखड़ गए थे। दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर की उन्मत्त भीड़ टक्करों पर टक्करें देती थी। उस दिन घर लौटने पर मानसिक उत्तेजनावश पहली तुकबंदी फूटी। अब उसकी एक ही पंक्ति याद है, अब लो कहो लाठी खाया करें, अब लो कहो जेल सहा करिए। वह कविता तीसरे दिन दैनिक आनंद में छप भी गई। छापे गए अक्षरों में मेरा नाम देखा तो नशा आ गया। बस मैं लेखक बन गया। मेरा ख्याल है 2-3 प्रारंभिक तुकबंदियों के बाद ही मेरा रुझान गद्य की ओर हो गया। कहानियाँ लिखने लगा। पंडित रूप नारायण जी पांडेय कवि रत्न मेरे घर से थोड़ी दूर पर ही रहते थे। उनके यहाँ अपनी कहानियाँ लेकर पहुँचने लगा। वे मेरी कहानियों पर कलम चलाने के बजाय सुझाव दिया करते थे। उनके प्रारंभिक उपदेशों की एक बात अब तक गांठ में बंधी है। छोटी कहानियों के संबंध में उन्होंने बतलाया कि कहानी में एक ही भाव का समावेश करना चाहिए, उसमें अधिक रंग भरने की गुंजाइश नहीं होती। सन 1929 में निराला जी से परिचय हुआ और तब से लेकर
1939 तक वह परिचय दिनों दिन घनिष्ठ होता ही चला गया। निराला जी के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया। आरंभ में यदा कदा दुलारे लाल जी भार्गव के सुधा कार्यालय में भी जाया आया करते थे। मिश्र बंधु बड़े आदमी थे। तीनों भाई एक साथ लखनऊ में रहते थे। 3-4 बार उनकी कोठी पर दर्शनार्थ गया था। अंदर वाले बैठक में एक तख्त पर 3 मसंदे और लकड़ी के 3 कैश बॉक्स रखे थे। मसंदों के सहारे बैठे उन 3 साहित्यिक महापुरुषों की छवि आज तक मेरे मानस पटल पर ज्यों की त्यों अंकित है। राव राजा पंडित श्याम बिहारी मिश्र का एक उपदेश भी उन दिनों मेरे मन में घर कर गया था। उन्होंने कहा था, साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए। चूँकि मैं खाते पीते खुशहाल घर का लड़का था, इसलिए सिद्धांत ने मेरे मन पर बड़ी छाप छोड़ी। इस तरह सन 29-30 तक मेरे मन में यह बात एकदम स्पष्ट हो चुकी थी कि मैं लेखक ही बनूंगा। काशी में उन दिनों अनेक महान साहित्यिक रहा करते थे। वहाँ भी आना जाना शुरू हुआ। साल में 2 बार चक्कर लगा आता था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के दर्शन पाकर मैं स्फूर्ति से भर जाता था। शरत बाबू हिंदी मज़े की बोल लेते थे। मुझसे कहने लगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते समय बहुत से लड़के कविताएं कहानियां लिखने लगते हैं, लेकिन बाद में उनका अभ्यास छूट जाता है। इससे कोई लाभ नहीं। पहले यह निश्चय करो कि तुम आजन्म लेखक ही बने रहोगे। मैंने सोचा हामी भरी। शरद बाबू ने अपना एक पुराना किस्सा सुनाया। 18-19 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। क्रमशः उनकी 2-3 किताबें छपी और वो चमत्कारिक रूप से प्रसिद्ध हो गए। तब एक दिन रास्ते में शरद बाबू को अपने कॉलेज जीवन के एक अध्यापक मिल गए। उनका नाम बाबू 5 कौड़ी दत्त डे या बनर्जी था। वे बांग्ला साहित्य के प्रतिष्ठित आलोचक भी थे। अपने पुराने शिष्य को देखकर उन्होंने कहा, शरद, मैंने सुना कि तुम बहुत अच्छे लेखक हो गए हो, लेकिन तुमने अपनी किताबें पढ़ने को नहीं दी। शरद बाबू संकुचित हो गए। विनय पूर्वक बोले, ये पुस्तकें इस योग्य नहीं कि आप जैसे पंडित पढ़ें। 5 कौड़ी बाबू बोले, खैर पुस्तकें तो मैं कहीं से लेकर पढ़ लूँगा, पर चूँकि अब तुम लेखक हो गए हो, इसलिए मेरी 3 बातें ध्यान रखना। एक तो जो लिखना है सो अपने अनुभव से लिखना। दूसरे, अपनी रचना को लिखने के बाद तुरंत ही किसी को दिखाने या सुनाने या सलाह लेने की आदत मत डालना। कहानी लिखकर 3 महीने तक अपनी दराज में डाल दो और फिर ठंडे मन से स्वयं ही उसमें सुधार करते रहो। इससे जब यथेष्ट संतोष मिल जाए तभी अपनी रचनाओं को दूसरों के सामने लाओ। 5 कौड़ी बाबू का तीसरा आदेश यह था कि अपनी कलम से किसी की निंदा मत करो। अपने गुरु की ये 3 बातें मुझे देते हुए शरद बाबू ने चौथा उपदेश यह दिया कि तुम्हारे पास 4 पैसे हों तो 3 पैसे जमा करो और 1 खर्च। यदि अधिक खर्चीले हो तो 2 जमा करो, 2 खर्च। यदि बेहद खर्चीले हो तो 1 जमा करो, 3 खर्च। इसके बाद भी तुम्हारा मन ना माने तो चारों खर्च कर डालो, मगर फिर 5वां पैसा किसी से उधार मत मांगो। उधार की वृत्ति लेखक की आत्मा को हीन और मलिन कर देती है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन चारों उपदेशों को मैं 100% अमल में ला पाया हूँ, फिर भी यह अवश्य कह सकता हूँ कि प्राय 90% मेरे आचरण पर इन उपदेशों का प्रभाव पड़ा है। सन 30 से लेकर 33 तक का काल लेखक के रूप में मेरे लिए बड़ा ही संघर्ष का था। कहानियाँ लिखता, गुरुजनों के पास भी करा लेता, परंतु जहाँ कहीं उन्हें छपने भेजता वे गुम हो जाती थी। रचना भेजने के बाद मैं दौड़ कर पत्र पत्रिकाओं के स्टॉल पर बड़ी आतुरता के साथ यह देखने को जाता कि मेरी रचना छपी है या नहीं। हर बार निराशा ही हाथ लगती। मुझे बड़ा दुख होता। उसकी प्रतिक्रिया में मैं कुछ महीनों तक मेरे जी में ऐसी सनक समाई कि लिखता, सुधारता, सुनाता और फिर फाड़ डालता था। सन 1933 में पहली कहानी छपी एक्सक्यूज़ मी। सन 1934 में माधुरी पत्रिका में मुझे प्रोत्साहन दिया। फिर तो बराबर चीज़ें छपने लगीं। मैंने यह अनुभव किया कि किसी नए लेखक की रचना का प्रकाशित न हो पाना बहुधा लेखक के ही दोष के कारण न होकर संपादकों की गैर जिम्मेदारी के कारण भी होता है। इसलिए लेखक को हताश नहीं होना चाहिए। सन 1935 से 37 तक मैंने अंग्रेज़ी के माध्यम से अनेक विदेशी कहानियों तथा गुस्ताव लावेर के एक उपन्यास मादाम बोवेरी का हिंदी अनुवाद भी किया। यह अनुवाद कार्य में छपने की नीयत से उतना ही नहीं करता था जितना
कि अपना हाथ साधने की नीयत से। अनुवाद करते हुए मुझे उपयुक्त हिंदी शब्दों की खोज करनी पड़ती। इससे मेरा शब्द भंडार बढ़ा, वाक्य गठन भी पहले से अधिक निखरा। दूसरों की रचनाएं, विशेष रूप से कर्मठ लोकमान्य लेखकों की रचनाएं पढ़ने से लेखक को अपनी शक्ति और कमजोरी का पता लगता है। यह हर हाल में बहुत ही अच्छी आदत है। इसमें एक विचित्र तड़प भी मेरे मन में जगाई। बार बार यह अनुभव होता कि विदेशी साहित्य तो अंग्रेजी के माध्यम से हमारी दृष्टि में पड़ता रहता है, किंतु देसी साहित्य के संबंध में हम कुछ नहीं जान पाते। उन दिनों हिंदी वालों में बांग्ला पढ़ने का चलन तो किसी हद तक था, लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य हमारी जानकारी में प्राय नहीं के बराबर ही था। इसी तड़प में मैंने अपने देश की 4 भाषाएं सीखी। आज तो दावे से कह सकता हूँ कि लेखक के रूप में मैं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मेरी इस आदत ने मेरा ही बड़ा उपकार है। विभिन्न वातावरण को देखना, घूमना, भटकना, बहुश्रुत और बहुपठित होना भी मेरे बड़े काम आया। यह मेरा अनुभवजन्य मत है कि मैदान में लड़ने वाले सिपाही को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जिस प्रकार नित्य की कवायद बहुत आवश्यक होती है, उसी प्रकार लेखक के लिए उपरोक्त अभ्यास भी नितांत आवश्यक है। केवल साहित्यिक वातावरण में ही रहने वाला कथा लेखक मेरे विचार से घाटे में रहता है। उसे निसंकोच विविध वातावरणों से अपना सीधा संपर्क स्थापित करना चाहिए। तो ये पाठ था, इसका नाम था मैं लेखक कैसे बना। इसके अंदर लेखक ने ये पूरी कहानी बताई है कि वो उसने किस तरीके से यह ठाना कि उसे लेखक बनना है और बाद में वो एक सफल लेखक भी बने। इस पाठ को लिखा है अमृतलाल नागर जी ने। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।